हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओशियन में। आज हम लोग बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक सब्जेक्ट के सेकेंड चैप्टर डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, क्या होता है और ये कैसे अराइज हुई और इसके आइडियाज़ क्या क्या थे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। फिजियोक्रेसी को हिंदी में प्रकृतिवाद भी कहते हैं। पहले हम लोग ने पिछली वीडियो में देखा था कि मर्केंटलिज्म क्या था और किसे कहते हैं और कहाँ पर मर्केंटलिज्म अराइज हुई थी। जो फिजियोक्रेसी है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, एक फिजियो और क्रेसी। जो फिजियो का अर्थ होता है प्रकृति और क्रेसी का अर्थ होता है शासन प्रणाली, अर्थात रूल्स ऑफ नेचर, प्रकृति का शासन। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, एग्रीकल्चर सिस्टम के नाम से भी इसको जानते हैं। मेन फिजियोक्रेट्स थिंकर थे, डॉक्टर फ्रांसिस क्वेने थे और मिराबू थे। और ये जो फिजियोक्रेसी है ये है क्या, जैसा कि हम लोग ने देखा था कि जो मर्केंटलिज्म थी वो एक कुछ लोगों के पॉलिटिशियंस की एक थॉट थी और उनके ग्रुप को ही मर्केंटलिज्म नाम दे दिया गया था, उनके थॉट्स के ग्रुप को ही मर्केंटलिज्म नाम दे दिया गया था। तो ठीक और वो यूरोप में हुई थी, लेकिन ये जो फिजियोक्रेसी है ये फ्रांस में हुई थी। मतलब कि फ्रांस में जब 18th सेंचुरी में जो फ्रांस में 18th सेंचुरी में जो भी विचारक थे उन्होंने जो भी अपने आर्थिक विचार दिए, उनके विचार को ही प्रकृतिवाद कहा गया या प्रकृतिवादी विचारधारा कहा गया। और जिन लोगों ने ये विचार दिए थे उन्हें प्रकृतिवाद कहा गया था। और ये फ्रांस में उत्पन्न हुई थी। फ्रांस में उत्पन्न इसलिए हुई थी क्योंकि जो मर्केंटलिज्म लोगों की पॉलिसी रही थी कि खूब एक्सपोर्ट करो और इंपोर्ट मत करो, इंडस्ट्रीज़ लगाओ, गवर्नमेंट का रेगुलेशन होना चाहिए, गोल्ड को एक्यूमुलेट करो। तो ये जो इनकी पॉलिसीज़ थी मर्केंटलिज्म लोगों की, इनकी पॉलिसीज़ की वजह से जो फ्रांस था वो बहुत ही ज़्यादा र्यून्ड हो चुका था, बर्बाद हो चुका था मर्केंटलिज्म की पॉलिसी की वजह से। इस वजह से फ्रांस वालों ने क्या किया, मर्केंटलिज्म के विरुद्ध एक विद्रोह कर दिया जिसको बोला जाता है प्रकृतिवाद। मतलब कि वो मर्केंटलिज्म के अगेंस्ट एक न्यू अपने थॉट लेकर आ गए जिसको प्रकृतिवाद नाम दिया गया। और ये किस सेंचुरी में आई थी? 18th सेंचुरी में आई थी। कहाँ पर? फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में 18th सेंचुरी में आई थी। तो अब हम लोग देखते हैं कि मतलब ऐसी कौन सी सर्कमस्टेंसेस थी जिससे ये फिजियोक्रेसी आई। तो सबसे पहले जैसे कि हमने पहले ही बता दिया है कि मर्केंटलिज्म की जो पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट में आई थी ये जो प्रकृतिवाद था, ये प्रकृतिवादी विचारधारा जो आई थी वो मर्केंटलिज्म लोगों की पॉलिसी के अगेंस्ट में आई थी। और उस टाइम पर क्या हो रहा था कि इंग्लैंड में उस टाइम पर क्या हो रहा था, न्यू एक पॉलिसी लाई जा रही थी भूमि से संबंधित, कृषि से संबंधित। तो जब वो पॉलिसी लाई जा रही थी कृषि से संबंधित और भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, तो जब भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए गए तो जो हमारी लैंड थी उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ हुई, और जब क्वालिटी इंक्रीज़ हुई तो हमारा अधिक मात्रा में अनाज उत्पन्न हुआ। तो जब अधिक मात्रा पे अनाज उत्पन्न हुआ तो लोगों ने एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो यहीं से जो है ये विचारधाराएं उत्पन्न हुई थी। उस टाइम पर लुई 14 फ्रांस के राजा हुआ करते थे और जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम कोलबर्ट था। जी हाँ, आप सही समझे, कोलबर्ट वही जिसको हम लोग ने मर्केंटलिज्म में पढ़ा था कि फ्रांस में इसको कोलबर्ट के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं के नाम पर ही मर्केंटलिज्म को कोलबर्टिज्म कहा जाता है। लुई 14 उस टाइम पे फ्रांस के राजा हुआ करते थे और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका वो कोलबर्ट हुआ करते थे। और कोलबर्ट जो है मर्केंटलिज्म की पॉलिसी से बहुत ज़्यादा मतलब खुश होते थे और प्रभावित होते थे, इसलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया और प्रमोट किया। जिससे फ्रांस में हुआ क्या, चूँकि वो फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर थे और फ्रांस में जो है मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे थे, तो वहाँ की फ्रांस की क्या हुई, एग्रीकल्चर सिस्टम एकदम र्यून्ड हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। और फर्स्ट फैक्टर ये था।
सेकेंड फैक्टर ये था कि लुई 14 जो थे उस टाइम पे उन्होंने जो ज़रूरी चीज़ें नहीं थी, ज़रूरी की लड़ाई नहीं थी, वो भी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ डाली। तो इससे इन्हें तो मिला कुछ नहीं, उल्टा जो था वो और चला गया, जिस वजह से और फ्रांस की हालत ख़राब हो गई। और कोलबर्ट ने क्या किया कि और जो कोलबर्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो की थे उन्होंने क्या किया, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, तो उन लोगों को क्या कर दिया, उन पर टैक्स लगाया ही नहीं, उनको टैक्स फ्री कर दिया। और जो छोटे छोटे किसान थे उन पर टैक्स लगा दिया। इस वजह से और जो है जब तक इनकी डेथ हुई, लुई 14 की डेथ हुई जब तक, तब तक फ्रांस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। तो इस वजह से जब फ्रांस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, इसीलिए वो मर्केंटलिज्म के अगेंस्ट अपनी न्यू विचारधारा लाया। मर्केंटलिज्म लोग जो हैं वो सोना चांदी को अधिक महत्व देते थे और ट्रेड को अधिक महत्व देते थे, जबकि फिजियोक्रेट्स एग्रीकल्चर को अधिक महत्व देते थे। और मर्केंटलिज्म लोग कहते थे कि गवर्नमेंट का रेगुलेशन ज़रूरी है, और जो फिजियोक्रेट्स थे उनका मानना था कि नहीं, फ्री ट्रेड होना चाहिए, गवर्नमेंट बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करे। और जो मर्केंटलिज्म लोग थे उनका मानना था कि अधिक से अधिक टैक्स लगाया जाना चाहिए, जिससे कि टैक्स लगाने से उनके पास धन इकट्ठा होगा। और जो फिजियोक्रेट्स थे उनका मानना था कि जो टैक्स है वो कम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इनके आइडियाज़ क्या क्या रहे हैं, फिजियोक्रेट्स के या फिजियोक्रेसी के क्या क्या आइडियाज़ रहे हैं। इनका फर्स्ट आइडिया ये था नेचुरल ऑर्डर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको हिंदी में प्राकृतिक व्यवस्था कहते हैं। तो हमारी कोई भी जो हमारी सामाजिक व्यवस्था होती है, समाज की व्यवस्था होती है, वो दो प्रकार से हो सकती है, या तो मनुष्य द्वारा निर्मित होगी या तो प्रकृति पर आधारित होगी। मनुष्य द्वारा निर्मित, जैसे कि इसमें लॉज आ गए, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर होती हैं, ठीक है, रूल्स के बेस पर होती हैं। और जो प्रकृति द्वारा आधारित होती हैं, प्रकृति द्वारा आधारित मतलब कि जैसे कोई इंसिडेंट हो जाना, आंधी आ जाना, तूफान आ जाना, तो ये सारी इंसिडेंट्स जो हैं नेचर पर डिपेंड करती हैं। तो जैसे कि इसमें एक एग्जांपल लिखा है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ लोग जो हेलमेट होते हैं वो हेलमेट इसलिए लगाते हैं कि कहीं उनका चालान ना कट जाए। तो ये सामाजिक व्यवस्था कैसी है, मनुष्य द्वारा निर्मित है। मनुष्य, क्योंकि मनुष्य ने एक नियम बना दिया ना कि हेलमेट तुम नहीं लगाओगे इसलिए तुम्हारा चालान कट जाएगा, तो ये मनुष्य द्वारा निर्मित है। और कुछ लोग हेलमेट इसलिए लगाते हैं कि कहीं उनकी डेथ ना हो जाए, तो ये मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये डर से, प्रकृति द्वारा निर्मित है, वे डर से लगाते हैं हेलमेट। जो फिजियोक्रेट्स थे उनका मानना था कि अगर हम सबसे ज़्यादा मानव का कल्याण करना चाहते हैं, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मानव का कल्याण करना चाहते हैं और उनके सुख में वृद्धि करना चाहते हैं ताकि वे खुश रह सकें, तो हमें जो सामाजिक व्यवस्था है वो प्रकृति नियमों के अनुसार बनानी चाहिए। फिजियोक्रेट्स का मानना था कि अगर कोई मनुष्य जो है सुखी रहना चाहता है और हम उसका कल्याण करना चाहते हैं, तो जो हमारी प्राकृतिक व्यवस्था है वो मनुष्य द्वारा निर्मित ना होकर प्राकृतिक नियमों के अनुकूल होनी चाहिए। अब भाई, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये प्राकृतिक नियम है क्या, या प्राकृतिक नियम कहते किसे हैं। तो मर्केंटलिज्म लोगों ने कहा कि ये जो प्राकृतिक नियम है ये हम लोग नहीं बनाते, ये भगवान द्वारा निर्मित होते हैं, और ये शाश्वत, सार्वभौमिक और अपरिवर्तनशील होते हैं। मतलब कि ये किसी भी स्थान पर, चाहे जहाँ चले जाओ और किसी भी समय चले जाओ, ये नहीं बदलते, एक समान रहते हैं। जाहिर सी बात है कि भगवान जो है सर्वत्र व्याप्त है, और ये चूंकि ये नियम भगवान बना रहा है, तो जाहिर सी बात है ये किसी सार्वकालिक हैं, हर काल में हर स्थान पर लागू होते हैं। और इसका जो उद्देश्य है, प्राकृतिक नियम का उद्देश्य क्या है, सभी व्यक्ति का कल्याण हो और सभी को आनंद की प्राप्ति हो, यही इसका उद्देश्य है। और ये जो प्राकृतिक नियम होते हैं मनुष्य और समाज को आनंद की ओर ले जाते हैं। इस नियम का ज्ञान हमें अपने अंदर हृदय में निरीक्षण करने से ही हो सकता है। तो ये इनका प्रकृतिवादियों का ऐसा मानना था। उसके बाद इन्होंने जो सेकेंड आइडिया दिया वो नेट प्रोडक्ट का दिया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हिंदी में शुद्ध उपज भी कहते हैं। जो फिजियोक्रेट्स थे वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस देते थे, और इनका मानना था कि जो एग्रीकल्चर है वही सबसे अच्छा बिजनेस है, जो कि हमारे इंडस्ट्री सेक्टर को भी
कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। हमारे एग्रीकल्चर के द्वारा ही हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी रॉ मटेरियल मिलता है और यही सबसे अच्छा बिजनेस है, ऐसा फिजियोक्रेट्स का मानना था। और इनका था कि जो नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, वो जब हम लोग कृषि कर रहे होते हैं तो हमारे कृषि में मनुष्य का साथ देती है। और ऐसा प्रकृति की उदारता के कारण ही, मतलब प्रकृति मनुष्य का बहुत साथ देती है एग्रीकल्चर में, और प्रकृति की उदारता के कारण ही हम लोगों की जो उपज होती है वो केवल उतनी ही नहीं होती जितनी हमने कॉस्ट लगाई है, केवल उतनी नहीं होती बल्कि उससे ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? प्रकृति की उदारता के कारण होता है, ऐसा ये फिजियोक्रेट्स लोगों का मानना था। इन्होंने कहा कि जितनी हम कॉस्ट लगाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारी उपज पैदा होती है। तो जो जितनी हमने कॉस्ट लगाई है उससे ज़्यादा जो उपज पैदा हुई है वो जितनी ज़्यादा उपज पैदा हुई है, इसी को इन्होंने कहा कि ये नेट प्रोडक्ट कहलाता है। कि जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हमारी जो फसल उगी है यही हमारा नेट प्रोडक्ट है। और इनका मानना था कि जो मानव का कल्याण है वो नेट प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा हमारा नेट प्रोडक्ट होगा उतना ही हमारा जो समाज का कल्याण है उतना ही अधिक होगा। इसलिए इनका मानना था कि कृषि को अधिक मात्रा में पूंजी लगाएंगे खेती में, उतना ही अधिक राष्ट्र समृद्ध होता जाएगा, ऐसा इनका मानना था प्रकृतिवादियों का। इन्होंने कहा कि हम लोग 3 तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं एग्रीकल्चर में, हम लोग 3 तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं या 3 तरह से अपनी पूंजी को लगाते हैं। पहली पूंजी हम लोग वो लगाते हैं अगर कोई भूमि है बंजर पड़ी है या जंगल है, उसको काट कर हमको कृषि योग्य बनाना है, तो पहले खर्चा हम वो करते हैं। ठीक, पहले वो खर्चे आते हैं जिन्हें हम जंगल को साफ करके भूमि को खेती योग्य बनाते हैं। और दूसरे वे खर्चे आते हैं कि इक्विपमेंट खरीदने हैं कृषि करने के लिए, कुएं बनवाने के लिए जो खर्चे आते हैं। और तीसरे खर्चे वो हैं जिसमें बीज, खाद और वेजेस तय होती हैं। तो ये तीनों खर्चे, इन तीनों खर्चों को हटा देने के बाद और अपने लिए किसान अपने लिए भी तो कुछ रखता है ना, थोड़ा थोड़ा सा बचाकर, तो अपने लिए किसान अलग निकाल लेने के बाद जो एक्स्ट्रा उपज बचती है यही उपज जो है शुद्ध उपज कहलाती है। वादी ये कहते हैं कि ये शुद्ध उपज ही, शुद्ध उपज को किसान क्या करता है, लैंड ओनर्स को दे देता है, और जब लैंड ओनर्स को दे देता है तो यही हमारी रियल इनकम कहलाती है। शॉर्ट प्रकृतिवादियों का ये मानना था कि जो प्रकृति है, प्रकृति जो नेचर है वो बहुत ही अच्छी है। जब हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो नेचर जो है हमारे किसानों का साथ देती है। इन द सेंस कैसे साथ देती है? बारिश के थ्रू देती है साथ, धूप के थ्रू साथ देती है। तो नेचर किसानों का साथ देती है, इसलिए किसान जितनी अपनी पूंजी लगाता है नेचर उससे कहीं अधिक फसल की पैदावार करती है। और जो फसल, जो एक्स्ट्रा फसल हुई है उस फसल को ही इन लोगों ने नेट प्रोडक्ट कहा है, और कहा है कि उसी से हमारे देश समृद्ध हो सकता है और समाज का कल्याण हो सकता है, ऐसा फिजियोक्रेट्स लोगों का मानना था। जो सेकेंड आइडिया था वो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का था। इसको हिंदी में धन का वितरण भी कहते हैं और इसको संपत्ति के परिभ्रमण का सिद्धांत भी कहते हैं। पेने ने सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का आइडिया कहाँ से लिया? इन्होंने एक डॉक्टर थे हार्वे, उन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड फ्लो ऑफ ब्लड की कुछ थ्योरी दी थी, तो जो क्वेने हैं उन्हीं से ये आइडिया लिया था सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का। इनका मानना था कि इस प्रकार हमारी बॉडी के लिए ब्लड का फ्लो होना ज़रूरी होता है, उसी प्रकार हमारे देश के जीवन के लिए मनी का फ्लो होना ज़रूरी होता है। क्वेने ने स्टेट को 3 वर्गों में डिवाइड किया, एक लैंड ओनर वर्ग और एक उत्पादक वर्ग और एक अनुत्पादक वर्ग। इन्होंने कहा कि जो भूस्वामी वर्ग है ये वह वर्ग है जो पूंजी लगाता है, मतलब कि पूंजी लगाता है, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करता है। और जो उत्पादक वर्ग है इसमें इन्होंने किसान को रखा। ये इन्होंने कहा कि जो उत्पादक वर्ग है वो सरप्लस क्रिएट करता है, और जो अनुत्पादक वर्ग है
इन्होंने कहा कि ये सरप्लस क्रिएट नहीं करता है। अनुत्पादक वर्ग में इन्होंने उद्योगपति और मजदूर को रखा। इन्होंने जो है इकोनॉमिक टेबल के थ्रू ये सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ को समझाया है। इन्होंने कहा कि एक किसान है। इस डायग्राम के थ्रू इन्होंने ये बताया है कि किस तरह से मनी का फ्लो होता है, सर्कुलेशन होता है, मनी किस प्रकार से सर्कुलेट होती है। इसमें माना कोई एक किसान है जो 5 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन करता है, इन 5 करोड़ रुपए में से वह 2 करोड़ रुपए अपने जीवन निर्वाह के लिए रख लेता है। बाकी के 2 करोड़ रुपए वो लैंड ओनर को दे देता है एज अ रेंट, क्योंकि वो उसकी भूमि पर खेती करता है। और बाकी जो 1 करोड़ रुपए बचा वह अनप्रोडक्टिव वर्ग से जूता चप्पल चीज़ें खरीद लेता है। तो इस तरह से ये जो 5 करोड़ रुपए है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 2 करोड़ रुपए उसने लैंड ओनर को दे दिए, 2 करोड़ रुपए अपने जीवन निर्वाह के लिए रख लिया और 1 करोड़ रुपए से उसने जूते चप्पल खरीद लिए। तो अब ये जो 2 करोड़ रुपए लैंड ओनर्स के पास आए थे, तो इस लैंड ओनर्स ने क्या किया, किसान से खाने के लिए, अपने अनाज के लिए 1 करोड़ रुपए का अनाज खरीद लिया खाने के लिए। और जो 1 करोड़ रुपए बाकी था उसने क्या करा, इस अनप्रोडक्टिव वर्ग से जूते चप्पल खरीद लिए। किसने? लैंड ओनर्स ने। तो फिर किसान के पास 1 करोड़ वापस आ गया और इसके पास भी 1 करोड़ आ गया। तो इसके पास कितने करोड़ हो गए? 2 करोड़ हो गए। और इसके पास कितने करोड़ हो गए? 1 करोड़ जो इसने वापस कर दिया और 2 करोड़ तो पहले से ही थे। तो ठीक है, अब इसके पास 2 करोड़ रुपए हो गए। तो अब इस अनप्रोडक्टिव वर्ग ने क्या किया, 1 करोड़ रुपए का इसने किसान से कच्चा माल खरीद लिया अपने उद्योगों में लगाने के लिए और 1 करोड़ रुपए इसने खुद के खाने के लिए खाद्य सामग्री खरीद ली। तो इस प्रकार से हुआ क्या कि किसान के पास वापस से 3 करोड़ रुपए आ गए। 2 करोड़ रुपए पहले से थे, 1 करोड़ रुपए इसने इधर से ले लिए लैंड ओनर से, और फिर 2 करोड़ रुपए इसने अनप्रोडक्टिव वर्ग से ले लिए। तो फिजियोक्रेट्स का यही मानना था कि किसान के पास वापस से उतनी वेल्थ आ जाती है और इसी तरह से मनी का फ्लो होता है। इस टेबल इकोनॉमी के क्या क्या दोष रहे हैं, तो आलोचक कहते हैं कि केवल किसान वर्ग ही सरप्लस क्रिएट करता है, अनप्रोडक्टिव या इंडस्ट्री सरप्लस क्रिएट नहीं करती। ये बात बिल्कुल ही गलत है। और जो समाज है वो उसका 3 वर्गों में विभाजन सही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ उत्पादन करता है जिससे मनी का सर्कुलेशन होता रहता है समाज में, और सारा का सारा धन किसान के पास वापस आ जाना ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको ये प्रकृतिवादी विचारधारा समझ में आ गई होगी। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।